हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत मज़े में हैं। बेटा जैसे आप लोगों को पता ही है, हमने मई 2025 एग्जाम्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के हिसाब से लेटेस्ट अपडेटेड रिविजन्स करना स्टार्ट कर दी हैं। आपके पास टॉपिक नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनकम टैक्स का जो है उसकी रिवीजन आपके लिए ऑनलाइन अपलोड भी हो चुकी है। और अब सीक्वेंस में मेरे पास आ रहा है टॉपिक नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा चैप्टर है और एग्जाम में 100% अटेंडेंस रखता है। ऑन एन एवरेज 5 से 6 नंबर का जो पेपर है वो हमेशा इस टॉपिक से आता ही आता है। आई होप ये रिविजन्स आप लोगों को लिए बहुत यूज़फुल आपको लग रही होंगी अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करने के अंदर। अगर आप चीज़ें ईज़िली रिकॉल कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपने इनिशियली बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है। ये हम रिविजन्स के लिए जो अपना मटेरियल रेफर कर रहे हैं वो हमारी समरी बुकलेट है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ये बुकलेट होगी, नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है, वहाँ से जाके आप इस बुक को परचेज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है मेरे पास रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये टॉपिक 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा हिस्सा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस वाला पोर्शन मेरे को ये बताता है इंडिया में आप किसको रेजिडेंट मानोगे या नॉन रेजिडेंट मानोगे। सारी कहानी सेक्शन 6 से आती है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे वो एचयूएफ के लिए हो, चाहे वो फर्म के लिए हो, चाहे वो कंपनी के लिए हो। और इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जहाँ पे हम ये सीखते हैं कि एक पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी और कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी। शुरुआत करेंगे और एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में चीज़ों को रिकॉल करेंगे। सबसे पहली चीज़, कभी भी एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें जज करना होता है, तो वहाँ पे हमें चेक करना होता है कि एक पर्सन जनरल कैटेगरी में है या स्पेशल कैटेगरी में। स्पेशल कैटेगरी में पर्सन के रेजिडेंट बनने के चांसेस कम और नॉन रेजिडेंट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जनरल कैटेगरी में पर्सन के रेजिडेंट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन रेजिडेंट बनने के। जब एक पर्सन जनरल कैटेगरी में कवर होता है, तो वो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट होगा या नहीं होगा, इसके लिए आपको 2 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करनी है। और इसके बाद अ अगर एक पर्सन इंडिया में स्पेशल कैटेगरी में है, तो वो इंडिया में रेज़िडेंट बनेगा या नहीं बनेगा, इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास एक कंडीशन होती है। इन स्पेशल कैटेगरी के केसेज़ में एक बजट 2020 के थ्रू अमेंडमेंट आई थी, उसको भी हमें पैरेलली डिस्कस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में एक पर्सन इंडिया में रेज़िडेंट है या नहीं है, इसके लिए लॉ कहता है 2 में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफ़िल कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, आपका करंट ईयर का स्टेटस जो स्टे है इंडिया में 182 डेज़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपका करंट ईयर का स्टे इंडिया में 60 डेज़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए और पिछले 4 साल का स्टे 365 डेज़ या इससे ज़्यादा होना चाहिए। मैंने 182 बोला है। प्लीज़ याद रखिएगा, पीजीबीपी में डिप्रिसिएशन फुल रेट पे मिलेगा या हाफ रेट के लिए मिलेगा, इसके लिए वहाँ पे डेज़ 180 चलते हैं और यहाँ पे मेरे पास 182 चलते हैं। तो आप इन कंडीशंस को लागू किस तरह से करेंगे? आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपका जो टैक्स पेयर है उसका इंडिया में करंट ईयर का स्टे कितना है। करंट ईयर का स्टे अगर 182 डेज़ या इससे ज़्यादा है तो पर्सन इंडिया में क्या माना जाएगा? रेज़िडेंट। करंट ईयर का स्टे 60 डेज़ से कम है तो पर्सन इंडिया में क्या माना जाएगा? नॉन रेज़िडेंट। तो करंट ईयर का स्टे अगर 182 डेज़ या इससे ज़्यादा, डायरेक्टली आपको जवाब मिल जाएगा रेज़िडेंट। करंट ईयर का स्टे 60 डेज़ से कम तो आपको डायरेक्टली जवाब मिल जाएगा नॉन रेज़िडेंट। लेकिन अगर करंट ईयर का स्टे जो है वो आपका 60 डेज़ या इससे ज़्यादा है लेकिन 182 डेज़ से कम है, डायरेक्टली आपको कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। यू नीड टू चेक द स्टे ऑफ द पास्ट 4 इयर्स। इफ द स्टे ऑफ द पास्ट 4 इयर्स इज़ 365 डेज़ और मोर तो पर्सन इंडिया में रेज़िडेंट है। एंड इफ द स्टे ऑफ द पास्ट 4 इयर्स इज़ लेस देन 365 डेज़ तो पर्सन इंडिया में क्या है? नॉन रेज़िडेंट। ये मेरे पास है जनरल लॉ। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की। तो स्पेशल कैटेगरी में कुल मिला के मेरे पास 3 केसेस आते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक पर्सन इंडिया का सिटीजन है एंड ही इज लीविंग इंडिया फॉर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। कंडीशन नंबर 2, एक पर्सन इंडिया का सिटीजन है एंड ही इज लीविंग इंडिया एज सेलर ऑफ इंडियनशिप। यहाँ पे मेरे को रूल 126 भी चेक करना पड़ेगा, जहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की बात की जाती है। एंड तीसरी कैटेगरी यहाँ पे क्या है? इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जो या तो खुद या उसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट या चारों में से कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट। चार ग्रैंड पेरेंट्स कैसे? मम्मी और पापा दोनों के, मम्मी पापा मतलब दादा दादी और नाना नानी। तो एक इंडिविजुअल खुद या उसके दोनों में से कोई भी एक पेरेंट या चारों में से कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट अगर अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस से पहले की इंडिया, इंडिपेंडेंस से पहले की इंडिया में आज का प्रेजेंट डे इंडिया भी आएगा, प्रेजेंट डे पाकिस्तान भी आएगा और प्रेजेंट डे बांग्लादेश भी आएगा।
तो उस पर्सन को इंडियन सिटीजन का टैग मिल सकता है। Meaning of person of Indian origin, section 115C. A person is said to be of Indian origin if he is born in undivided India, that is before 15th August 1947, or either of his parents are born in undivided India, or either of his grandparents are born in undivided India. Grandparents would include parents of mother also. तो जी बात ऐसी है, पर्सन आज की डेट में इंडिया का सिटीजन तो नहीं है, मतलब मोस्ट लाइकली इंडिया में तो बॉर्न हुआ नहीं होगा, या इंडिया में बॉर्न हुआ होगा तो इंडिया की सिटीजनशिप उसने छोड़ दी, लेकिन उसका इंडिया से पास्ट में अच्छा कनेक्शन रहा है। खुद दोनों में से कोई भी एक पेरेंट या चारों में से कोई भी ग्रैंड पेरेंट इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तो उसको भी हम स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे। इस पर्सन को बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट कैरी आउट करना पड़ेगा इंडिया के बाहर, एंड ही विल बी कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट। तो इन 3 सिचुएशंस में एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है। करंट ईयर का स्टे 182 डेज या इससे ज़्यादा तो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है, और करंट ईयर का स्टे 182 डेज से कम तो पर्सन इंडिया में क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ये जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में बजट 2020 के थ्रू कुछ चेंजेस आए थे, वो चेंजेस भी आपको पैरेलली चेक करने पड़ेंगे। उसके लिए नीचे कहानी लिखी हुई है। वो चेंजेस याद करना, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज जो 15 लाख से ज़्यादा की होती है, जहाँ पे 120 प्लस 365 का कुछ लॉ है, आएंगे उस वाली बात पे भी आएंगे। पहले इसको एक बार कंक्लूड करते हैं। तो इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए लगाया जाता है सेक्शन 61। 61 की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को ये चेक करना है पर्सन जनरल कैटेगरी का है या स्पेशल कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी रेजिडेंट क्वालिफाई करने के लिए दो में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कीजिए, 182 वाली या 60 प्लस 365 वाली। अगली चीज, अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो वहाँ पे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, 182 डेज वाली। स्पेशल कैटेगरी में कुल मिला के 3 लोग कवर है, इंडिया के सिटीजन हो एंड यू आर लिविंग इंडिया फॉर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। पॉइंट नंबर 2, इंडिया के सिटीजन हो, यू आर लिविंग इंडिया एज सेलर ऑफ एन इंडियन शिप। इस रेस्पेक्ट में आपको रूल 126 देखना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन, इंडिया के सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आपका बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बाहर है एंड यू आर कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट। अब एक चीज देखिएगा, सेक्शन 61 के बेसिस पे दो आंसर्स पॉसिबल हैं, या तो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट होगा या पर्सन इंडिया में नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट होता है तो जी टॉपिक क्लोज हो जाता है, लेकिन रेजिडेंट होता है ना, तो फिर इसकी आगे दो और ब्रांचेस निकलती है, एक होता है आरओआर और एक होता है एनओआर। आरओआर मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एक ऐसा रेजिडेंट जो आज भी रेजिडेंट और पास में भी इंडिया से सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड है। एंड एनओआर एक ऐसा रेजिडेंट जो आज इंडिया में रेजिडेंट है बट पास में इंडिया में सिग्निफिकेंटली कनेक्टेड नहीं है। इनका लॉ जो है वो हमें मिलता है सेक्शन 66A में। सेक्शन 66A को अप्लाई करने के लिए हम कंडीशंस एनओआर के पर्सपेक्टिव से चेक करेंगे। एनओआर की दो कंडीशंस दे रखी है, दो में से अगर आपने कोई एक भी फुलफिल कर दी, एनी वन ऑफ टू, आपने दो में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप एनओआर हो, लेकिन दोनों ही फुलफिल नहीं हुई तो आप इंडिया में आरओआर हो। तो मैं हमेशा जो लॉ चेक करूंगा वो एनओआर के पर्सपेक्टिव से चेक करूंगा। पहली कंडीशन फुलफिल तो सीधा एनओआर बोल दीजिए, दूसरी कंडीशन फुलफिल तो भी एनओआर बोल दीजिए, दोनों ही फुलफिल नहीं होती है तो आप आरओआर बोलेंगे। क्या कंडीशन है ये? अगर एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है सेक्शन 61 के हिसाब से, तो पहली कंडीशन ये है जी, पिछले 7 साल का कितना स्टे, पिछले 7 साल का इंडिया में स्टे अगर 729 डेज या इससे कम है तो पर्सन इंडिया में एनओआर है। अगर पहली कंडीशन का जवाब मेरे को मिलता है नो, तो दूसरी कंडीशन ये है, क्या ये पर्सन पिछले 10 साल में इंडिया में कम से कम 9 बार नॉन रेजिडेंट था या नहीं था। अगर मुझे इसका जवाब मिलता है नो, तो पर्सन इंडिया में आरओआर है, और इसका जवाब मिलता है यस, तो पर्सन इंडिया में क्या है, एनओआर है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तो एनओआर, दोनों ही फुलफिल नहीं होती है तो आरओआर। अगर मेरे को कंडीशंस आरओआर के हिसाब से लिखनी पड़े तो मैं कहूंगा जी, आरओआर बनने के लिए आपको दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, आपका लास्ट 7 ईयर्स का जो स्टे है वो लास्ट 7 ईयर्स का स्टे 730 डेज या इससे ज्यादा होना चाहिए, और साथ के साथ लास्ट 10 इयर्स में आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट होने चाहिए। इन लास्ट 10 इयर्स यू शुड बी अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मैक्सिमम 8 टाइम्स। इन अदर वर्ड्स, आपको इंडिया में रेजिडेंट होना पड़ेगा फॉर मिनिमम 2 टाइम्स। तो देखिए जी, आरओआर बनने के लिए दोनों ही कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। इसीलिए क्वेश्चंस के अंदर हमारे लिए बेटर और इजी अप्रोच क्या रहती है कि कंडीशंस आप एनओआर के पर्सपेक्टिव से चेक कीजिए। एनओआर की पहली ही कंडीशन फुलफिल हो जाती है, देन देयर इज नो नीड टू चेक द सेकंड कंडीशन ऑल टुगेदर।
पहले ही कंडीशन के बेस पे पर्सन इंडिया में एनओआर आ गया तो मेरे को सेकंड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड कंडीशन में कब देखूंगा, जब पहली कंडीशन के हिसाब से जो है वो पर्सन एनओआर क्वालिफाई नहीं करा तो मैं सेकंड पे आऊंगा, सेकंड के हिसाब से क्वालिफाई करेगा तो भी एनओआर, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फुलफिल नहीं होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है पर्सन इंडिया में क्या है, आरओआर। तो पहली कंडीशन पिछले 7 साल का स्टे इंडिया में 729 डेज या इससे कम, यस एनओआर, नो प्रोसीड टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन इस पिछले 10 साल में आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो कम से कम 9 बार, इफ यस एनओआर, इफ नो देन द पर्सन इज अ आरओआर। डन। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इंडिया में आपका स्टे जो है वो इंडिया के लैंडमास पे भी हो सकता है और इंडिया में आपका स्टे इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में भी हो सकता है। टेरिटोरियल वाटर्स इंडिया की ही टेरिटरी है बट वो टेरिटरी पानी में है। इट एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। तो स्टे इन टेरिटोरियल waters of India shall also be considered as stay in India. Such stay can be in a ship or a boat. Territorial waters of India extend up to 12 nautical miles. 1 nautical mile is equal to 1.852 kilometers. एक और चीज याद रखिएगा, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 पे आएंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 इज अ नॉन लीप ईयर, 365 डेज का है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान आपका फरवरी 2024 नहीं आएगा, आपका फरवरी 2025 आएगा और फरवरी 2025 में 29 दिन नहीं है, 28 दिन है। ठीक है जी। अगली चीज, अगर क्वेश्चन मेरे को एक्चुअल टाइमिंग ऑफ अराइवल और एक्चुअल टाइमिंग ऑफ डिपार्चर बताता है तो मैं एग्जैक्ट टाइमिंग्स को कंसीडर करूंगा। ईच ब्लॉक ऑफ 24 आवर्स शैल बी टेकन एज वन डे एंड टाइम पीरियड ऑफ लेस देन 24 आवर्स शैल बी इग्नोर्ड। So if the actual timing of arrival and departure are known, the exact number of hours shall be taken into consideration. Each block of 24 hours shall be taken as one day, that is time period of less than 24 hours shall be ignored. अगर क्वेश्चन में मेरे को एक्चुअल टाइमिंग ऑफ अराइवल और एक्चुअल टाइमिंग ऑफ डिपार्चर नहीं अवेलेबल करा पाए तो डे ऑफ अराइवल और डे ऑफ डिपार्चर दोनों ही इंडिया के स्टे में काउंट होगा। जिस दिन इंडिया से गए हो वो भी इंडिया के स्टे में काउंट होगा, जिस दिन इंडिया में आ रहे हो बाहर से वो भी इंडिया के स्टे में काउंट होगा। अगली चीज, यहाँ पे जो सेलर के रिस्पेक्ट में बात की गई थी वहां पे मेरे पास एक आता है रूल 126। रूल 126 जो है वो आपके जनरल प्रोविजंस को ओवरराइड करता है। वो कहता है जी एक जो सेलर होता है ना उसका एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम बोलते हैं सीडीसी कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जब आप शिप को ज्वाइन करते हो शिप का कैप्टन इसमें एंट्री डेट रिकॉर्ड करवाता है और जब आप शिप को एग्जिट करते हो इसमें साइनिंग ऑफ की डेट रिकॉर्ड होती है। एंट्री डेट से लेकर साइनिंग ऑफ तक की डेट का टाइम ये इंडिकेट करता है कि आप इस टाइम पीरियड के दौरान शिप पे थे। तो जब आप सेलर का इंडिया में स्टे निकालेंगे एंट्री डेट से लेके एग्जिट डेट तक का टाइम पीरियड इंडिया के स्टे में काउंट नहीं होगा। कल को मानिए एक व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दौरान अगर वो 5 अगस्त से लेके 5 अगस्त को वो शिप में एंट्री लेता है और कल को मानिए 12 दिसंबर को वो शिप से साइन ऑफ करता है तो 5 अगस्त से लेके 12 दिसंबर तक का टाइम माना जाएगा इंडिया में नहीं है, बोट पे है और वो इंडिया के स्टे में काउंट नहीं होगा। जब आप शिप का स्टे निकालेंगे तो उसमें 5 अगस्त भी इंक्लूड होगा, 12 दिसंबर भी इंक्लूड होगा। इन अदर वर्ड्स 5 अगस्त एंड 12 दिसंबर इंडिया के स्टे में काउंट नहीं होंगे। 5 अगस्त और 12 दिसंबर जो है वो आपके शिप के स्टे में काउंट होंगे। जब आप नंबर ऑफ डेज ऑन शिप निकालेंगे तो 5 अगस्त से टाइम को स्टार्ट करके 12 दिसंबर तक लेके जाएंगे। मतलब इंडिया का स्टे 4 अगस्त तक ही रहेगा और उसके बाद 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा। सो रूल 126 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स क्या कहते हैं? While determining the stay of an Indian citizen leaving India as sailor of an Indian ship, the period of stay in India shall exclude the period commencing from the date entered into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship by the said individual and ending on the date entered into the continuous discharge certificate in respect of signing off by that individual from the ship. सेलर के केस में स्पेसिफिकली आप एंट्री डेट से लेके एग्जिट डेट तक का टाइम एक्सक्लूड करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। जनरल कैटेगरी दोनों में से कोई एक कंडीशन, स्पेशल कैटेगरी 3 केसेस हैं ओनली 1 कंडीशन, सेलर के लिए रूल 126। इसके बाद हमने पढ़ा जी कोई पर्सन सेक्शन 61 के हिसाब से एनआर आ गया, कहानी खत्म, रेजिडेंट आया तो फिर उस कहानी को आरओआर एनओआर में आगे बढ़ाएंगे। अब एक चीज सुनिएगा, ये जो आपके पास स्पेशल केस 3 है जहां पे एक पर्सन इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और उसका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बाहर है एंड ही इज कमिंग टू विजिट, इसके लिए बजट 2020 में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए।
और यहाँ पे इस चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक टर्म निकलाया गया जिससे बोला गया टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। आपने जो पैसा कमाया उसमें से जो पैसा इंडिया के बाहर से कमाया हुआ है उसे हटा दो। एक तरह से इंडिया की इनकम आपकी कितनी है कितनी नहीं है ये बताइए। टोटल इनकम, यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? टोटल इनकम। अगर कोई इंडिया में आप डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल हो तो उस डिडक्शन के इफेक्ट को भी इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। अब ये टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज हम कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम का सोर्स देखा जाता है। प्लेस ऑफ रिसीट नहीं मायने रखती है, इनकम का सोर्स मायने रखता है। जो इनकम आपने इंडिया में कमाई वो तो इंक्लूड होगी ही होगी। जो इनकम इंडिया के बाहर कमाई वो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन 2 इनकम इंडिया के बाहर की इंक्लूड होती है। पॉइंट नंबर 1, जहाँ पे बिज़नेस एंड प्रोफेशन चल रहा है आपका इंडिया के बाहर, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से, और प्रोफेशन सेटअप कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में हम कंट्रोल चेक करते हैं और प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम सेटअप चेक करते हैं। बिज़नेस के केस में हम कंट्रोल चेक करते हैं एंड प्रोफेशन के केस में हम क्या चेक करते हैं? तो प्रोफेशन के केस में हम सेटअप चेक करते हैं। तो जो इनकम आपने इंडिया से कमाई वो तो मेरे को काउंट करनी ही करनी है। जो इनकम आपने इंडिया के बाहर से कमाई वो भी 2 केसेस में काउंट करनी है। जनरली नहीं लेनी है बट वो 2 केसेस में लेनी है। 2 केसेस कौन से? बिज़नेस चल रहा है आपका इंडिया के बाहर लेकिन कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, और प्रोफेशन आपका चल रहा है इंडिया के बाहर बट वो सेटअप कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। तो जब हम ये टर्म निकालते हैं, उस टर्म निकालते टाइम पे मेरे को इनकम के सोर्स से मतलब है। इनकम कहाँ रिसीव करी है, कहाँ रिसीव नहीं करी वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगली चीज़, अगला पॉइंट मेरे लिए यहाँ पे ये है कि आप यहाँ निकालेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब डिडक्शंस के बाद वाली इनकम। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए हैं। आई आई गेस आप उन सारी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं बढ़िया से। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या लॉ आया? इसके रिस्पेक्ट में लॉ ये आया कि एक इंडिया का सिटीज़न है, उसकी वो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसका बिज़नेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट चल रहा है इंडिया के बाहर एंड दे आर कमिंग टू इंडिया ऑन अ विज़िट। इसके लिए मेरे को चेक करनी है दैट व्हाट इज़ योर टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज़। अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज़ 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो बेटा आपके लिए कोई बदलाव नहीं है। जो लॉ आपके लिए पहले लगता था वही लीजिएगा। अप्लाई द लॉ ऑलरेडी स्टेटेड अबव। पर्सन स्पेशल कैटेगरी में कवर्ड माना जाएगा और इंडिया में रेज़िडेंट तभी माना जाएगा जब इसका करंट ईयर का स्टे वो 182 डेज़ या इससे ज़्यादा होगा। मतलब जो बजट 2020 के थ्रू लॉ बदला था, वो लॉ लगने के लिए आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज़ किससे ज़्यादा होनी चाहिए? आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज़ 15 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज अगर 15 लाख से ज़्यादा होगी, तो बजट 2020 के थ्रू जो लॉ आया था, वो लॉ आप पे लागू होगा। और वो लॉ आपको रेज़िडेंट 2 कंडीशन में बनवाता है, या तो आपका गारंटी ईयर का स्टे जो है, वो 182 डेज़ या इससे ज़्यादा है, या आपका गारंटी ईयर का स्टे 120 डेज़ या इससे ज़्यादा है और पिछले 4 साल का स्टे 365 डेज़ या इससे ज़्यादा है। तो कुछ नए प्रोविजंस आए बजट 2020 से, बट ये लागू किस पे होते हैं? ये लागू होते हैं एक इंडियन सिटीजन या फिर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आज की डेट में इंडिया के बाहर सेटल्ड है, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख रुपए से ज्यादा है। अब यहाँ पे आप लॉ को कैसे लागू करेंगे? अगर एक पर्सन का करंट ईयर का स्टे 182 डेज या इससे ज्यादा है तो वो डायरेक्टली मेरे लिए रेजिडेंट है। करंट ईयर का स्टे अगर 120 डेज से कम है तो सीधा नॉन रेजिडेंट है। और करंट ईयर का स्टे अगर 120 डेज या इससे ज़्यादा है लेकिन 182 डेज से कम है, मैं डायरेक्टली कुछ कंक्लूड नहीं कर सकता। आई नीड टू चेक द स्टे ऑफ द पास्ट 4 इयर्स। इफ द स्टे ऑफ द पास्ट 4 इयर्स इज 365 डेज और मोर तो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है। एंड इफ द स्टे ऑफ द पास्ट 4 इयर्स इज लेस देन 365 डेज तो पर्सन इंडिया में क्या है? नॉन रेजिडेंट है। तो बजट 2020 के थ्रू जो व्यक्ति इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, उसके रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशंस आई हैं। पॉइंट नंबर 1, करंट ईयर का स्टे 182 डेज या इससे ज़्यादा। पॉइंट नंबर 2, करंट ईयर का स्टे 120 डेज या इससे ज़्यादा और पिछले 4 साल का स्टे 365 डेज या इससे ज़्यादा। डन? तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए एप्लीकेबिलिटी कब है और उसके बाद आगे की चीज़ें। एप्लीकेबिलिटी 1 सेकंड, इंडिया का सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट और आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है। अब जो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट बन गया, उसके लिए तो एक बार के लिए कहानी खत्म। अब जो रेजिडेंट बना है उसमें कंक्लूड तो करना है कि पर्सन आगो आ गए या इनो आ गए। तो जो पर्सन 182 डेज या इससे ज्यादा की कंडीशन की फुलफिल करके इंडिया में रेजिडेंट बना है,
उस पे आरओआर और एनओआर का वही लॉ लगेगा जो आपने सेक्शन 66A में पढ़ा है कि आपका लास्ट 7 इयर्स का स्टे 729 डेज या इससे कम पिछले 10 साल में कम से कम 9 बार नॉन रेजिडेंट होगा, वही कहानी आपकी लगेगी। लेकिन जो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बना है 120 प्लस 365 के बेसिस पे, तो जो इंडिया में रेजिडेंट बना है 120 प्लस 365 के बेसिस पे ना, वो इंडिया में हमेशा क्या माना जाएगा, एनओआर ऐसी बातें करता है सेक्शन 66C। तो जो व्यक्ति 120 प्लस 365 वाली कंडीशन की वजह से इंडिया में रेजिडेंट बनता है ना, उसे हमेशा इंडिया में क्या माना जाएगा, एनओआर माना जाएगा। और जहां पे एक व्यक्ति इंडिया में सेक्शन 61 के हिसाब से नॉन रेजिडेंट है, वही व्यक्ति जिसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन अगर उसे किसी और कंट्री में कोई और टैक्स नहीं पे करना फॉर वॉट एवर रीजन, तो वो ऐसे इंडिया में है तो नॉन रेजिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टे, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट उसे इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में कोई टैक्स पे ही नहीं करना है, इस रीजन की वजह से उसे इंडिया में रेजिडेंट माना जा सकता है। क्या किया जा सकता है, माना जा सकता है। द पर्सन विल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ डोमिसाइल, रेजिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। ये बात करता है सेक्शन 61A। लेकिन एक चीज है, 61A लागू होता है सिर्फ इंडियन सिटीजन पे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे लागू नहीं होता। और जिस पर्सन को डीम्ड रेजिडेंट माना गया है सेक्शन 61A के हिसाब से, वो हमेशा मेरे लिए क्या माना जाएगा, वो हमेशा मेरे लिए माना जाएगा एनओआर। ये बात कहता है सेक्शन 660। सर एक बार ये लास्ट वाला दोबारा बताइएगा। बिल्कुल, एक इंडिया का सिटीजन जिसका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बाहर है और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है, अगर वो सेक्शन 61 के हिसाब से नॉन रेजिडेंट है और उसे इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो वो सेक्शन 61A के हिसाब से माना जा सकता है डीम्ड रेजिडेंट। भैया आप रेजिडेंट आपको मान लेंगे, रेजिडेंट आपको तभी तो मानेंगे ना जब आप ओरिजिनल लॉ के हिसाब से नॉन रेजिडेंट हो। जो पर्सन ओरिजिनल लॉ के हिसाब से रेजिडेंट है उसको डीम्ड रेजिडेंट मानने की क्या जरूरत है। तो नंबर 1 6 कहता है आप इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट हो, और जो पर्सन डीम्ड रेजिडेंट है उसे सेक्शन 66D के बेस पे हमेशा क्या माना जाता है, उसे हमेशा एनओआर माना जाता है। तो सुनिए जी, आपका क्लाइंट है जो एक इंडिया का सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बाहर है, इज कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट, और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ज्यादा है। तो आप उससे पूछेंगे कि भाई अपना गारंटी अभी का स्टे बता दे। याद रखिएगा टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख के अंदर अंदर हुई तो वो इस लॉ में आएगा ही नहीं। वो तो आपके बजट 2020 से पहले जो लॉ था वैसी में 182 डेज की कंडीशन में रहेगा। इस लॉ में आने के लिए करंट ईयर का स्टे जो है वो तो चेक करना है, बट आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज पहले 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। हम सबसे पहले चेक करेंगे करंट ईयर का स्टे। अगर करंट ईयर का स्टे आपका 182 डेज या इससे ज्यादा है, आप डायरेक्टली इंडिया में रेजिडेंट हो। करंट ईयर का स्टे आपका 120 डेज से कम है तो आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो। और करंट ईयर का स्टे बीच में कहीं पे है, 120 डेज या इससे ज्यादा है लेकिन 182 डेज से कम है, आई कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग डायरेक्टली, आई नीड टू चेक द स्टे ऑफ द पास्ट 4 इयर्स। इफ द स्टे ऑफ द पास्ट 4 इयर्स इज 365 डेज और मोर, रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। अब बात आई, अगर पर्सन रेजिडेंट है तो आरओआर कब, एनओआर कब। जो पर्सन 182 डेज की कंडीशन की वजह से रेजिडेंट माना गया है, वो हमेशा जो उस वो मेरे लिए आरओआर है या एनओआर है, इसके लिए आपको जनरल लॉ देखना पड़ेगा 666 वाला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, दो कंडीशन वाला। लेकिन जो 120 प्लस 365 की वजह से रेजिडेंट माना गया है वो हमेशा सेक्शन 66C के हिसाब से एनओआर है। और जो नॉन रेजिडेंट आया, अभी उसके लिए कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर वो इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन, वैसे ये लॉ इंडिया सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों पे लागू है, लेकिन डीम्ड रेजिडेंट वाला लॉ सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लागू है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे लागू नहीं है। तो अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया के बाहर आपको कोई और टैक्स देने की जरूरत नहीं है फॉर वट एवर रीजन, आप किसी टैक्स सेवन में रहते हो, दुबई, मॉरिशस एक्सेट्रा, लग्जमबर्ग एक्सेट्रा, तो फिर आपको इंडिया में डीम्ड रेजिडेंट माना जा सकता है सेक्शन 6(1)(a) के हिसाब से। और जो डीम्ड रेजिडेंट माना जाएगा वो हमेशा क्या होता है, एनओआर 660 के हिसाब से। डन। विद दिस हमारा इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है क्लोज। आगे आते हैं एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस। तो एचयूएफ में सेक्शन 62 कहता है जी एचयूएफ इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट या तो कंप्लीटली इंडिया में है या पार्शियल इंडिया में है।
कंट्रोल और मैनेजमेंट के रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो जनरली कर्ता के पास रहते हैं। तो जनरल लॉ क्या, जहाँ कर्ता वहाँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। लेकिन कल को क्वेश्चन कोई और बात कहेगा तो आप क्वेश्चन की बात को स्ट्राइक आउट नहीं करोगे, क्वेश्चन की बात को ऊपर रखनी पड़ेगी। वैसे जनरल लॉ क्या है, जहाँ पे कर्ता वहाँ पे कंट्रोल और मैनेजमेंट। कर्ता इंडिया में तो कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में, कर्ता इंडिया के बाहर तो कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर। कल को क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको कहता है कर्ता 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए इंडिया में आया बट बिजनेस का कोई भी डिसीजन नहीं लिया, बिजनेस सारा इंडिया के बाहर से कंट्रोल हो गया है। तो कर्ता की फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में होने के बावजूद भी आपको उसका कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया के बाहर मानना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है और आपको ये वाली बात बताई भी हुई है। अगली चीज़, कर्ता मतलब जो कर्ता असल में एचयूएफ के डिसीजंस ले रहा है। अगर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो है वो बहुत ज़्यादा एजेड हो गया और आज की डेट में इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सके, अब उसने अपनी पावर्स किसी और को डेलीगेट की है, जिसको डेलीगेट की गई है उसको बोला जाता है डी फैक्टो कर्ता, तो यहाँ पे स्टे आपको डी फैक्टो कर्ता का देखना पड़ेगा। 6-2 के हिसाब से जवाब आया एचयूएफ नॉन रेज़िडेंट है, कहानी क्लोज़। 6-2 के हिसाब से जवाब आया एचयूएफ इंडिया में रेज़िडेंट है, तो कहानी जाएगी सेक्शन 6-6 बी में। और 6-6 बी में एचयूएफ इंडिया में आरओआर भी मानी जा सकती है, एनओआर भी मानी जा सकती है। इसके लिए एज़ इट इज़ वही कंडीशंस लगेंगी जो आपने 6-6 ए में पढ़ी हैं। अगर कर्ता पिछले 7 साल में इंडिया में 729 डेज़ या इससे कम था, या पिछले 10 साल में इंडिया में कम से कम 9 बार नॉन रेज़िडेंट था, तो एचयूएफ एनओआर, अदरवाइज़ आरओआर। अगली चीज़, पार्टनरशिप फर्म एओपी, बीओआई, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस भी सेक्शन 62 में निकाला जाता है। सेक्शन 62 कहता है जी, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म का कंट्रोल और मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडिया में है या पार्शियल इंडिया में है तो रेजिडेंट, कंट्रोल और मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। कंट्रोल और मैनेजमेंट जो एक फर्म का होता है या एओपी का होता है, ये एक्टिव पार्टनर्स या एक्टिव मेंबर्स के साथ होता है। अब जो ये आपकी आरओआर एनओआर की कहानी है वो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ तक लागू होती है, बाकी लोगों पे लागू नहीं होती। क्यों लागू नहीं होती? आरओआर एनओआर का लॉ पिछले 7 और पिछले 9 साल का स्टे चेक करने के लिए कहता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में एक सिंगल पर्सन को पिन पॉइंट करना आसान है, जिसके पिछले 7 या 10 साल का स्टे डिक्टेट करेगा कि एचयूएफ इंडिया में आरओआर होगी या एनओआर होगी। लेकिन इन केस ऑफ फर्म कंपनीज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि इसी के पिछले 7 और 10 साल का स्टे देखो। दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ आरओआर एनओआर इज एप्लीकेबल ओनली टू एन इंडिविजुअल एंड अ एचयूएफ। तो सर फिर पार्टनरशिप फर्म को आरओआर माने या एनओआर माने? बेटा फर्म हमेशा, फर्म कंपनीज अगर रेजिडेंट है तो हमेशा आरओआर की तरह ही ट्रीट की जाएगी। इफ पार्टनरशिप फर्म एओपी बीवाई क्वालिफाइज एज रेजिडेंट एज पर सेक्शन 62, इट शैल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज आरओआर एंड नॉट लाइक अ एनओआर। तो पार्टनरशिप फर्म एओपी बीवाई दे कैन ईदर बी आरओआर और दे कैन बी एनआर, ये कभी भी एनओआर नहीं हो सकते। अब बात आती है कंपनी की। एक कंपनी होती है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कहाँ पे रजिस्टर होती है? इंडिया में। जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर हुई है उसे हमेशा क्या मानेंगे? रेजिडेंट मानेंगे, चाहे उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहीं पे भी हो, चाहे उसका बिजनेस कहीं पे भी हो। फॉरेन कंपनी मतलब जो कंपनी रजिस्टर हुई है इंडिया के बाहर, इंडिया की कंपनीज एक्ट में नहीं, बाहर के हिसाब से रजिस्टर हुई है, उसे भी इंडिया में रेजिडेंट माना जा सकता है अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोयम इंडिया में हो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो जगह होती है जहाँ पे आपके बिजनेस के सब्सटैंशियल की डिसीजंस लिए जाते हैं। So place of management means the place where key management and commercial decisions which are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance made. Once again, company non-resident है, topic close, resident है तो यहाँ पे ROR, NOR अलग अलग चेक नहीं करना होता, हमेशा ही ROR माना जाएगा. So if company qualifies as resident as per section 6(3), it shall always be treated as ROR, NOR नहीं है. अदर्स में कौन आ गए बेटा? अदर्स में जैसे आ गया आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या लोकल अथॉरिटी, इनके लिए बना हुआ है मेरे पास सेक्शन 6(4). 6(4) क्या कहता है जी? इंडिया में आप रेजिडेंट हो, कंट्रोल और मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडिया में है या पार्शियल इंडिया में है, कंट्रोल और मैनेजमेंट कंप्लीटली इंडिया के बाहर, तो आप इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब रहता है कि आपके रिस्पेक्ट में डिसीजंस कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। लास्ट चीज, अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो तो हमेशा ROR ही माने जाओगे, NOR कभी भी नहीं माने जाओगे। विद दिस आपके इस टॉपिक का फर्स्ट हाफ क्लोज होता है, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब आते हैं इस टॉपिक के सेकंड हाफ पे। सेकंड हाफ क्या है? सेकंड हाफ है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे इनकम्स की टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो सबसे पहली चीज, जो इनकम आपने इंडिया में कमाई है या इंडिया में कमाई हुई मानी गई है, जिसका सोर्स इंडिया में है, वो इनकम आपके हाथ में हमेशा इंडिया में टैक्स होगी, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप एनओआर हो, चाहे आप एनआर हो। अगली चीज, जो इनकम आपने इंडिया में डायरेक्टली रिसीव की है या माना गया है इंडिया में रिसीव हुई है, वो इनकम भी इंडिया में हमेशा टैक्स होगी, चाहे आप आरओआर हो, चाहे आप एनओआर हो, चाहे एनआर हो। इसके रिस्पेक्ट में हम क्लास में एक बात कहते हैं, अगर आपने इंडिया के रिसोर्सेज को यूज किया है इनकम को कमाने के लिए या इनकम को रिसीव करने के लिए, आपको उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आप आरओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। अगली चीज, व्हेन आई से रिसीव्ड, रिसीव्ड मींस फर्स्ट रिसीट।
फर्स्ट रिसीट मतलब वो पहला ओकेजन जब पैसा आपके कंट्रोल में आता है। अगर पैसा आप इंडिया के बाहर ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और उसे बाद में इंडिया में रेमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज रिसीव्ड इन इंडिया। मानो आज मेरी यूएस में एक प्रॉपर्टी है और यूएस में मैंने एक बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, यूएस में मैंने मेरी प्रॉपर्टी किसी किराएदार को किराए पे दे रखी, किराएदार ने मेरे यूएस के बैंक अकाउंट में पैसा डाला है और उससे बाद में मैं इंडिया में ट्रांसफर कराता हूँ, तो इट डज नॉट मीन दैट द मनी इज रिसीव्ड इन इंडिया। माना यह जाएगा कि पैसा इंडिया के बाहर रिसीव हुआ है, बिकॉज रिसीव मतलब फर्स्ट रिसीट या रेमिटेंस या ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगली चीज, जो इनकम आपने इंडिया के बाहर कमाई और इंडिया के बाहर रिसीव करी, आरओआर के हाथ में ऑलवेज टैक्सेबल, एनआर के हाथ में नेवर टैक्सेबल। एनओआर के हाथ में जनरली नॉट टैक्सेबल बट टैक्सेबल इन टू एक्सेप्शनल केसेस। पॉइंट नंबर 1, बिजनेस कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया बट इनिशियली सेट अप इन इंडिया। ठीक है जी। तो इन केस ऑफ आरओआर, जो इनकम इंडिया में कमाई वो भी टैक्स होगी, जो इनकम बाहर कमा के इंडिया में डायरेक्टली रिसीव हुई वो भी टैक्स होगी, जो इनकम इंडिया के बाहर कमाई और इंडिया के बाहर रिसीव करी वो भी टैक्स होगी। इन केस ऑफ एनओआर, इंडियन इनकम टैक्सेबल, जो इंडिया में रिसीव हुई वो भी टैक्सेबल। इंडिया के बाहर कमा के इंडिया के बाहर इनकम रिसीव करी है वो जनरली टैक्सेबल नहीं है, बट इट इज टैक्सेबल इन टू एक्सेप्शनल सिचुएशन। बिजनेस बाहर बट कंट्रोल इंडिया से, प्रोफेशन बाहर लेकिन सेटअप इंडिया से। और लास्ट, नॉन रेजिडेंट, इंडिया के बाहर जो पैसा कमा के इंडिया के बाहर रिसीव किया उस पर किसी भी केस में टैक्स आपको देना ही नहीं है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस में एक और एडजस्टमेंट आती है, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट्स। ये क्या है? पास्ट के कमाए हुए प्रॉफिट जो शायद आपने पहले डिस्क्लोज नहीं किए, जिसपे गवर्नमेंट को आपने टैक्स नहीं दिया, क्योंकि ये कमाई आज की नहीं होती है, कमाई पहले की होती है, तो इसको आप किसी भी स्टेटस में करंट ईयर की इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपसे करंट ईयर की इनकम पूछते हैं, करंट ईयर की इनकम में ये कहीं पे भी काउंट नहीं होगा, चाहे पर्सन आरओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो, बिकॉज ये कमाई आज की नहीं है, कमाई कब की है? पहले की। आगे बढ़ते हैं, कुछ इनकम्स के बारे में बात करते हैं कि वो इनकम्स कहाँ कैटेगराइज होती है, उनकी टैक्सेबिलिटी क्या रहती है। तो सबसे पहले सैलरी इनकम। सैलरी इनकम के लिए जनरल लॉ क्या? जहाँ पे एम्प्लॉय ने अपनी जॉब परफॉर्म की वहाँ पे सैलरी इनकम कैटेगराइज करेगी। एम्प्लॉय की जॉब इंडिया में है तो सैलरी इनकम इंडिया में कैटेगराइज करेगी, और एम्प्लॉय की जॉब इंडिया के बाहर है तो सैलरी इनकम इंडिया के बाहर कैटेगराइज करेगी। तो general law, income accrues arises in India only if the services are rendered in India. Therefore, place of accrual of salary income is the place where work has been done by an employee. लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है, जहां पे एम्प्लॉयर इंडियन गवर्नमेंट है और एम्प्लॉय इंडियन सिटीजन है और एम्प्लॉय काम कर रहा है इंडिया के बाहर। ऐसे एम्प्लॉय ने काम किया इंडिया के बाहर है, बट क्योंकि काम किया इंडियन गवर्नमेंट के लिए है, तो फिजिकली इंडिया के बाहर काम करने के बाद भी आपकी सैलरी इनकम को इंडिया में अक्रूवराइज माना जाएगा। बट ऐसे एम्प्लॉय को इंडिया के बाहर जो भी अलाउंसेस या परक्विजिट्स दिए जाते हैं वो सेक्शन 10(7) में एग्जिम्प्ट होते हैं। तो salary payable by Indian government, central or state, to an Indian citizen for services rendered outside India is deemed to accrue arise in India even if these services are rendered outside India. However, all allowances and perquisites received by such person outside India are fully exempt. अगली बात, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इनकम इंडिया में कैटेगराइज होगी, और प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो इनकम इंडिया के बाहर कैटेगराइज होगी। इंडिया में कैटेगराइज हुई इनकम तीनों के हाथ में टैक्सेबल है, इंडिया के बाहर कैटेगराइज इनकम आरओआर के हाथ में ऑलवेज टैक्सेबल, एनओआर एनआर के हाथ में तभी टैक्स होगी जब ये डायरेक्टली इंडिया में रिसीव होगी। इसी तरह से कैपिटल गेन्स, अगर आपका कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो कैपिटल गेन्स इंडिया में कैटेगराइज माने जाएंगे। इंडियन कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स को इंडिया में सिचुएटेड माना जाता है, जिनसे कैपिटल गेन्स इंडिया में कैटेगराइज होंगे, और फॉरेन कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स इंडिया के बाहर सिचुएटेड माने जाते हैं, जिससे कैपिटल गेन्स इंडिया के बाहर कैटेगराइज होंगे। एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया से कमाएंगे तो वो इनकम सेक्शन 10(1) में आपके हाथ में एग्जाम्प्ट है, चाहे आप आरओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। अगर एग्रीकल्चरल इनकम आपने इंडिया के बाहर से कमाई है तो इसे इंडिया के बाहर कैटेगराइज माना जाएगा, सेक्शन 10(1) की एग्जाम्पशन नहीं मिल पाएगी। आरओआर के हाथ में ऑलवेज टैक्सेबल, एनओआर एनआर के हाथ में तभी टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया। लास्ट, डिविडेंड इनकम, अगर आपने डिविडेंड इंडियन कंपनी से रिसीव किया है तो उसे इंडिया में कैटेगराइज माना जाएगा, आरओआर एनओआर एनआर तीनों के हाथ में टैक्सेबल। डिविडेंड इंडिया के बाहर अगर आपने कमाया है, फॉरेन कंपनी से कमाया है, तो उसे इंडिया के बाहर ही इनकम मानी जाएगी। आरओआर के हाथ में ऑलवेज टैक्सेबल, एनओआर एनआर के हाथ में तभी टैक्स होगी ओनली इफ इट इज रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और इंटरेस्ट कहाँ कैटेगराइज करता है। तो इसमें हम रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का लॉ कंबाइन पढ़ते हैं और इंटरेस्ट का लॉ अलग पढ़ते हैं, बिकॉज रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज का लॉ 100% आइडेंटिकल है,
इंटरेस्ट के लॉ में एक छोटा सा चेंज है एज कंपेयर टू रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो आज मानो मैंने किसी को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की, या मैंने अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सामने वाले पर्सन के साथ शेयर किया, जिसकी वजह से मेरे को टेक्निकल सर्विसेज की फीस मिल रही है या रॉयल्टी मिल रही है, तो वो रॉयल्टी कहाँ कैटेगराइज मानी जाएगी? इस कंटेक्स्ट में लॉ कहता है कि जी आपके हाथ में, जिस पर्सन ने पैसा कमाया है, आपके हाथ में इनकम कहाँ कैटेगराइज होगी, इसके लिए आप चेक कीजिए जो पर्सन आपको पैसा दे रहा है वो कौन है। चेक हु हैज मेड द पेमेंट। अगर जिस पर्सन ने आपको रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे की है, वो भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल या स्टेट, तो आपके रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हमेशा इंडिया में अक्रूराइज माने जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट ने सर्विसेज इंडिया में काम में ली या इंडिया के बाहर काम में ली। ये टॉपिक आपको ये बताता है कि इनकम अक्रूराइज कहाँ होगी। इनकम की टैक्सेबिलिटी के लिए आपको ये चेक करना होता है इनकम कमाई किस व्यक्ति ने है, और इनकम कमाने वाला जो व्यक्ति है उसने वो इनकम रिसीव कहाँ की है। इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इनकम का सोर्स बताना है कि इनकम को कहाँ अक्रूराइज माना जाएगा। तो इनकम ये जो है वो आपको पेमेंट अगर इंडियन गवर्नमेंट ने की, इससे इंडिया में हमेशा अक्रूराइज माना जाएगा। अगर पेमेंट इंडिया के किसी रेजिडेंट ने करी है, तो जनरल कहानी ये मानी जाएगी कि रेजिडेंट ने इन सर्विसेज को इंडिया में यूज किया, तो इनकम इंडिया में एक्रोराइज हुई। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दे कि रेजिडेंट इन सर्विसेज को इंडिया में यूज नहीं करता, इंडिया के बाहर यूज करता है बिजनेस प्रोफेशन में, या इंडिया के बाहर यूज करता है घर बनाने में या किसी और एक्टिविटी में, तो फिर रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के बाहर एक्रोराइज मानी जाएगी। मानो एक बॉलीवुड सुपरस्टार है, वो अपना घर जो है वो यूरोप में बनवा रहे हैं, और उस घर की इंटीरियर डिजाइनिंग कराने के लिए किसी बाहर के फॉरेन डेकोरेटर को रखा है। तो क्योंकि ये सर्विसेज इंडिया में रेजिडेंट ने यूज ही नहीं करी, इंडिया के बाहर इस्तेमाल की, तो इनकम इंडिया के बाहर अक्रोराइज मानी जाएगी। तो रेजिडेंट के केस में कुछ ना बोला हो तो जनरली ये माना जाता है कि रेजिडेंट ने इन सर्विसेज को इंडिया में यूज किया होगा। जब इन्हें इंडिया में यूज किया होगा तो इनकम कहाँ कैटेगराइज होगी? इंडिया में। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली कह दे कि रेजिडेंट इन सर्विसेज को इंडिया के बाहर बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल करता है या इंडिया के बाहर किसी और एक्टिविटी में इस्तेमाल करता है, तो ये इनकम इंडिया के बाहर कैटेगराइज मानी जाएगी। और लास्ट पॉइंट, अगर ये पैसा नॉन रेजिडेंट ने पे किया, तो नॉन रेजिडेंट के केस में माना जाएगा जनरली नॉन रेजिडेंट ने इन सर्विसेज को इंडिया के बाहर यूज किया होगा, तो रॉयल्टी इनकम एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के बाहर कैटेगराइज मानी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कह दे कि नॉन रेजिडेंट ने इन सर्विसेज को इंडिया में बिजनेस में इस्तेमाल किया है या इंडिया में किसी और एक्टिविटी में इस्तेमाल किया है, तो फिर ये इनकम इंडिया में कैटेगराइज मानी जा सकती है, जहां पे पैसा इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन में लगे या इंडिया में किसी और एक्टिविटी में लगे। तो वंस अगेन, गवर्नमेंट की दी हुई, इंडियन गवर्नमेंट की दी हुई रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑलवेज अक्रोराइजिंग इन इंडिया। रेजिडेंट की दी हुई रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जनरली अक्रोराइजिंग इन इंडिया। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कि नॉन रेजिडेंट ने पैसा इंडिया के बाहर काम में लिया है, तो फिर इंडिया में रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अक्रोराइज नहीं मानी जाएगी। नॉन रेजिडेंट जनरली माना जाएगा इंडिया के बाहर, क्योंकि चीजें का यूसेज हुआ है, तो इंडिया के बाहर इनकम अक्रोराइज हुई है। लेकिन क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कि नॉन रेजिडेंट ने इन चीजों को इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन में इस्तेमाल किया या इंडिया में किसी और एक्टिविटी में इस्तेमाल किया, तो ये इंडिया में अक्रूराइज मानी जा सकती है। मूविंग अहेड, प्लेस ऑफ अक्रूवल या टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो यहां पे भी यही कहानी लगेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया और इस लोन पे इंटरेस्ट दिया, चाहे गवर्नमेंट उस लोन को इंडिया में इस्तेमाल करे या इंडिया के बाहर इस्तेमाल करे, इंटरेस्ट इंडिया में अक्रूराइज माना जाएगा। कल को लोन किसी रेजिडेंट ने लिया, तो जनरल प्रिंसिपल ये लिया जाएगा कि रेजिडेंट ने इस पैसे को इंडिया में इस्तेमाल किया है, तो आपकी इनकम इंडिया में अक्रूराइज मानी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली कह देता है कि रेजिडेंट ने इस लोन से जो पैसा आया उस पैसे को इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर बिजनेस प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर किसी और एक्टिविटी में लगाया, इंडिया के बाहर शेयर्स खरीदने में, इंडिया के बाहर घर खरीदने में पैसा लगाया, तो इंटरेस्ट इंडिया के बाहर अक्रूराइज माना जाएगा। एज इट इज सेम, जैसे ऊपर है एज इट इज। कल को नॉन रेजिडेंट लोन लेता है और इस पे इंटरेस्ट पे करता है, तो ये जो इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट ने पे किया है, जनरल तो माना जाएगा ये इंडिया के बाहर अक्रूवलाइज है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट ने जो पैसा है शायद इंडिया के बाहर ही काम में लिया होगा। लेकिन नॉन रेजिडेंट अगर लोन लेके उस पैसे को इंडिया में किसी बिजनेस प्रोफेशन में लगाता है, तो फिर तो आपका इंटरेस्ट इंडिया में अक्रूवलाइज माना जाएगा। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट इस इंटरेस्ट को इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन में नहीं, किसी और एक्टिविटी में लगाता है, देखिए यहां पे स्ट्राइक आउट किया हुआ है, तो फिर इंटरेस्ट आपका इंडिया में अक्रूवलाइज नहीं माना जाएगा। नॉन रेजिडेंट लोन लेता है और इंडिया में बिजनेस में लगाता है, तो इंटरेस्ट इंडिया में अक्रूवलाइज होगा।
इंडिया में किसी और एक्टिविटी में लगाता है। गवर्नमेंट इसे इंडिया में कैटेगराइज नहीं मानती बिकॉज़ गवर्नमेंट वांट्स टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इंडिया के बाहर से आके पैसा इंडिया में अलग-अलग एक्टिविटीज़ में लगे, गवर्नमेंट को उसे एनकरेज कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है नॉन रेज़िडेंट अगर आप लोन लेते हैं और उस लोन को इंडिया में बिज़नेस प्रोफेशन में लगाएँगे, तो सिर्फ इंटरेस्ट आपका इंडिया में कैटेगराइज माना जाएगा। इंडिया के बाहर से लिया हुआ लोन इंडिया में किसी और एक्टिविटी में लगता है बिज़नेस प्रोफेशन के अलावा, तो वो इंडिया में कभी भी कैटेगराइज इंडिया में नहीं माना जाएगा। जैसे एफआईआईज़ होते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडिया के बाहर से पैसा लेते हैं, इंडिया के बाहर से पैसा लेके इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, पैसा लगा तो इंडिया में है, बट स्टिल जो उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं उन पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट इंडिया में कैटेगराइज नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन के केस में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस इंटरेस्ट की वजह से आपके इंडिया में पीजीबीपी इनकम को कम किया हो गया होगा, दैट इज व्हाई दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द लेंडर। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन का एक बहुत छोटा-सा आसान सा टॉपिक है, वो कहता है जी आज की डेट के अंदर ग्लोबलाइज़ेशन हो चुका है, तो ऐसा होगा कि आपका बिज़नेस शायद इंडिया में भी हो और बिज़नेस इंडिया के बाहर भी हो। तो जो आपने इंडियन बिज़नेस से पैसा कमाया, उस पे आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में आपका बिज़नेस जो है वो एक्ज़िस्ट कर सकता है किसी ब्रांच के फॉर्म में, किसी एजेंसी के फॉर्म में, किसी फैक्ट्री के फॉर्म में। कल को कोई नॉन रेज़िडेंट खुद अपने नाम पे डायरेक्टली बिज़नेस ना करे, लेकिन किसी एजेंट को इंडिया में छोड़ दे, जो इसके बिहाफ़ पे ऑर्डर सिक्योर करे या कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड करे या स्टॉक को मेंटेन करके स्टॉक कस्टमर को सप्लाई करे, तो माना जाएगा इस नॉन रेज़िडेंट का इंडिया में बिज़नेस कनेक्शन है। नॉन रेज़िडेंट ने एजेंट के थ्रू वो सब काम कर लिया जो वो एजेंट नॉन रेज़िडेंट खुद करता, अगर वो खुद इंडिया में डायरेक्टली बिज़नेस करता तो। So business connection means any activity undertaken in India in relation to a business in the form of branch, agency, subsidiary or a factory in India apart from the normal operations of the business. तो आपके फॉरेन में तो ऑपरेशंस हैं ही हैं, इसके अलावा आपके इंडिया में भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं। तो इंडिया में ब्रांच, एजेंसी, सब्सिडरी या फैक्ट्री से जो भी आपने पैसा कमाया उस पे आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। एग्जांपल एप्पल इनकॉर्पोरेशन इंटरनेशनल बिजनेस है, इंटरनेशनल प्रॉफिट्स पे तो इंडिया में टैक्स देंगे नहीं, लेकिन इंडियन ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमाएंगे उस पर तो गवर्नमेंट भी इनसे टैक्स लेगी ही लेगी। अगली चीज, business connection would exist if any non-resident has business outside India, but he has an agent in India who habitually carries out the following activities: secures orders in India for the non-resident, maintains stock of goods in India from which he regularly delivers goods to buyers on behalf of the non-resident, or conclude contracts in India on behalf of the non-resident। तो नॉन रेजिडेंट जो है, अगर वो खुद इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा बट उसने इंडिया में एक एजेंट छोड़ा हुआ है जो इसके बिहाफ पे ऑर्डर सिक्योर करता है, जो इसके बिहाफ पे स्टॉक मेंटेन करके उससे स्टॉक सप्लाई करता है या इसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड करता है, तो माना जाएगा नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन। अगली चीज, मानो मिस्टर एक्स जो एक नॉन रेजिडेंट है उसका एजेंट है और मिस्टर एक्स के बिहाफ पे हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करता है। मिस्टर ए जब मिस्टर एक्स का एजेंट है तो एक्स का तो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन मान ही लिया जाएगा। लेकिन कल को मानो मिस्टर ए ने मिस्टर वाई के लिए भी कुछ काम कर दिया, वो एजेंट वैसे है एक्स का, लेकिन आज एक ऑर्डर मिस्टर ए ने मिस्टर वाई के लिए भी ले लिया, तो हम कहेंगे जी वाई का भी इंडिया में कनेक्शन हो सकता है अगर एक्स और वाई में आपस में कोई भी लिंकेज है। ए जो है वो एक्स का एजेंट है, एक्स के लिए ऑर्डर लेगा तो इंडिया में बिजनेस कनेक्शन 100% आ जाएगा। लेकिन कल को ऑर्डर वाई के लिए ले लिया जाता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट के लिए, तो मैं कहता हूं तब भी आपका बिजनेस कनेक्शन हो सकता है अगर वाई और एक्स में कोई कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे हो सकता है? मानो वाई एक्स को कंट्रोल करता है, वाई होल्डिंग कंपनी है, एक्स सब्सिडरी कंपनी है, या एक्स वाई को कंट्रोल करता है, या वाई और एक्स दोनों के ऊपर किसी तीसरे व्यक्ति का कंट्रोल है। मानो वाई और एक्स दो को सब्सिडरीज और इनके ऊपर कंट्रोल किसी कॉमन होल्डिंग कंपनी का है। तो हम कह रहे हैं जी जिसके एजेंट हो उसके लिए काम करोगे, उसका तो कनेक्शन है ही है बिजनेस कनेक्शन इंडिया में। किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट के लिए किए हुए काम के लिए भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो सकता है अगर एक्स इज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर वाई या मिस्टर वाई इज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर एक्स, और दे आर कॉमनली कंट्रोल्ड बाय मिस्टर जेड बीइंग द पर्सन हु कंट्रोल्स मिस्टर एक्स एज वेल एज मिस्टर वाई। अगली चीज, ये सारा का सारा लॉ तब लागू होता है जब एजेंट एक डिपेंडेंट एजेंट होता है। ये जो बिजनेस कनेक्शन है, बिजनेस कनेक्शन इंडिया में तभी एस्टैब्लिश होता है अगर एजेंट डिपेंडेंट एजेंट है। डिपेंडेंट एजेंट मतलब मेनली आप ही के लिए काम करता है। लेकिन कल को कोई एजेंट हो जो बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स के लिए काम करता हो और किसी भी एक प्रिंसिपल को दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर प्रायोरिटी नहीं देता है, तो वो एजेंट कहलाता है इंडिपेंडेंट एजेंट। और इंडिपेंडेंट एजेंट के थ्रू कराया गया काम से इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है। Agents having independent status are not included in business connection.
Business connection shall not be established where the non-resident carries on business activity through a broker, general commission agent, or any other agent having an independent status if such a person is acting in the ordinary course of his business. A broker, general commission agent, or any other agent shall be deemed to have an independent status where he does not work mainly or wholly for the non-resident. तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नॉन रेजिडेंट का तभी एस्टैब्लिश होता है अगर एजेंट डिपेंडेंट एजेंट होता है। इंडिपेंडेंट एजेंट जो बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स के लिए काम करता है, स्पेसिफिकली एक या दो नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं करता, उस केस में आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है। अगली चीज, नॉन रेजिडेंट के केस में कुछ केसेस में स्टिल बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, वो नॉन रेजिडेंट सिर्फ इंडिया से सामान खरीद के लेके जाता है, अपनी होम कंट्री लेके चला जाता है, वहां जाके बेचता है। जब सेलिंग एक्टिविटी इंडिया में हुई नहीं तो इंडिया में कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, नॉन रेजिडेंट एक न्यूज एजेंसी या न्यूज़पेपर चलाता है, इंडिया में सिर्फ न्यूज और व्यूज को कलेक्ट करता है। न्यूज का ट्रांसमिशन या न्यूज़पेपर है उसको जो बेचा जाता है वो सब इंडिया के बाहर है। और तीसरी चीज, एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में आके मूवी शूट करता है और मूवी को इंडिया के बाहर रिलीज करता है, इंडिया में शो नहीं करता, तब भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड कुछ और एडिशनल कंडीशंस फुलफिल हो जाए सिर्फ मूवी शूटिंग के केस पे। So non-existence of business connection in certain cases. In case of non-residents, the following operations shall not be treated as business connection in India, and therefore income from such operations shall not be taxable. Point number 1, इंडिया में जो आपकी इस साल एक्टिविटी है वो है सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, या आपने इंडिया में न्यूज और व्यूज को कलेक्ट किया, न्यूज़पेपर को इंडिया के बाहर बेचोगे, न्यूज को इंडिया के बाहर ट्रांसमिशन करोगे, ब्रॉडकास्टिंग इंडिया के बाहर करोगे। लेकिन जैसे ही न्यूज़ को आप इंडिया में न्यूज़पेपर को इंडिया में बेचने लग जाओगे या न्यूज़ को इंडिया में ब्रॉडकास्ट करने लग जाओगे, फिर इंडिया में बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा और आपको इंडियन ऑपरेशन पे टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया। फिल्म इंडिया के बाहर दिखाइए। अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल इंडिया में नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। शूटिंग किसी फर्म ने करी है तो फर्म इंडिया में नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, उसके सारे के सारे पार्टनर्स भी नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए। और शूटिंग किसी कंपनी ने करी है तो कंपनी नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए, उसके सारे के सारे शेयर होल्डर्स भी नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन नहीं होने चाहिए। लास्ट पॉइंट, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। दो केसेस में आपका इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जा सकता है। आप बैठे इंडिया के बाहर है, बट इंडिया के बाहर से बैठे बैठे आप इंडिया के अंदर बिजनेस पकड़े जा रहे हैं। तो अगर इंडिया में आपने गुड्स बेच के, सर्विसेज बेच के, सॉफ्टवेयर बेच के, इन सब चीजों को बेच के आपने इंडिया से 2 करोड़ से ऊपर तक की पेमेंट कमा ली, तो माना जाएगा इंडिया में आपकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, जो बिजनेस कनेक्शन के इक्विवेलेंट माना जाएगा। या आप अपनी कोई ऐप लॉन्च किए हुए हैं आई स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, और वहां पे लोग जो हैं वो लोग उस ऐप पे अपना डेटा शेयर करते हैं, उस ऐप के थ्रू आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको पुश नोटिफिकेशंस भेज के सामान बेचने में थोड़ा सा आप उनको सॉलिसिट करते हैं। तो इन सारी की सारी सिचुएशंस में आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन माना जा सकता है अगर ऐप पे नंबर ऑफ यूजर्स कम से कम 3 लाख हो। The last point, significant economic presence. Significant economic presence of a non-resident in India shall also constitute business connection in India. Significant economic presence means in respect of any goods, services, or property carried out by a non-resident with any other person in India, including provision of download of data of software in India. Aggregate payments arising from such transactions during the previous year should exceed rupees 2 crore. And last, in respect of systematic and continuous soliciting of business activities or engaging in interaction with users in India, the number of users should be at least 3 lakhs. तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, बाहरी व्यक्ति इंडिया में ही अपने सामान को बेच रहे, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, डेटा वेटा बेच रहे, सॉफ्टवेयर बेच रहे, तो एग्रीगेट पेमेंट पूरे साल की एक्टिविटी से 2 करोड़ से ऊपर की है। एंड इसके अलावा ऐप पे आप डेटा, यूजर्स का डेटा ले रहे हैं, उनको पुश नोटिफिकेशन बेच के प्रोडक्ट उनको दिखा रहे हैं, किसी ना किसी तरह से एंगेजमेंट करके उनको सॉलिसिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे आपके नंबर ऑफ यूजर्स मिनिमम इंडिया में 3 लाख है, तो इंडिया में आपका बिजनेस कनेक्शन है। ठीक है जी। विद दिस आपका टॉपिक नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम फिनिश होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बढ़िया लगा हो, आपको वीडियो बढ़िया लगा हो, टॉपिक आपका तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज हो गया है इस पूरे वीडियो के दौरान। ठीक है जी, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नए वीडियो के साथ और आगे के टॉपिक्स की रिवीजन भी कंटिन्यू रखेंगे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।